बहुत समय पहले की बात है। केशवनगर राज्य में आदित्य नाम का एक शिकारी अपने पत्नी बिमला के साथ रहा करता था। आदित्य के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, मगर अभी भी वो संतान के सुख से वंचित था। एक दिन आदित्य शिकार के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी बिमला उससे बोली, आज तो आपको कोई ना कोई शिकार करना ही होगा। घर में खाने पीने का सामान जो भी था सब खत्म हो चुका है। मैं जानता हूँ बिमला, जब तुम मेरी वजह से भूखी रहती हो ना, तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। ये कैसे बातें कर रहे हो आप? भला आपकी वजह से मैं भूखी क्यों रहती हूँ? क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और काफी समय से मुझे कोई ढंग का शिकार नहीं मिला। अगर मैं शिकार के अलावा कोई और काम जानता तो शायद हमें ये दिन देखने ना पड़ते। भगवान पर भरोसा कीजिए, आज कोई ना कोई शिकार आपको मिल ही जाएगा। बिमला की बात सुनकर आदित्य उदास मन से जंगल की ओर चला गया और अपने फेनी नजरों से शिकार को खोजने लगा। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि उस वृक्ष के ऊपर अपने घोंसले के ऊपर एक चील बैठी हुई थी और ठीक उसके पीछे एक सर्प उसे डसने के लिए तैयार बैठा था। अरे ये तो चील है, और ये जिस अंदाज से बैठी हुई है, इससे लगता है कि ये अपने अंडों की हिफाजत कर रही है। हा, ये सांप एकदम घात लगा के बढ़ रहा है। अगर सांप ने इसे डस लिया तो ये तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। रुक जाओ। इतना बोलकर आदित्य ने अपने तीर कमान में तीर चढ़ा दिया और उस सर्प के ऊपर वार कर दिया। कुछ ही देर में सर्प घायल होकर नीचे गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। अचानक वो चील आदित्य की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो मैं इसके बदले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? चील की जुबान से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य पूरी तरह से डरता हुआ बोला, तुम तो एक चील हो, फिर तुम मतलब इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक विचित्र चील हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुमने तो मेरी जान बचाई है। बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अब मैं मदद करने की कीमत नहीं लेता। तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, फिर तुम शिकारी क्यों बने? क्योंकि मुझे शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं आता, और वैसे भी अच्छे इंसानों की भगवान परीक्षा अधिक लेते हैं। शादी के कई वर्षों बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अगर मेरी कोई संतान होती तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक मायावी चील हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे घोंसले पर जो 2 अंडे देख रहे हो, ये कोई मामूली अंडे नहीं, बल्कि विचित्र जादुई अंडे हैं। तुम इन दोनों अंडों को अपने घर ले जाओ। एक अंडे से एक गरीब पुत्र जन्मेगा जो सच्चाई का देवता होगा, और दूसरे अंडे से एक राजकुमार जन्मेगा जो वीरों का वीर, बड़े दिलवाना होगा। आदित्य उन दोनों अंडों को अपने घर पर लेकर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, अरे बिमला, मैं क्या बताऊं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो घटना मैंने अपने आंखों से देखी वो सत्य है। हाँ, तुम्हारे हाथ में ये 2 अंडा बता रहा है कि तुमने जो कुछ भी देखा है वो सब सत्य है। अब और देर ना करे, जल्दी से इन अंडों को उठाकर रख दो। आदित्य ने जैसे ही वो अंडे रखे, अचानक अंडों का आकार बड़ा होने लग गया और दोनों अंडे फूट गए। अंडों के फूटते ही 2 शिशुओं की किलकारियां आदित्य और बिमला के कानों में गूंजने लगी। इसका मतलब वो मायावी चील सही बोल रही थी। ये दोनों अंडे तो वाकई चमत्कारी निकले। इतना बोलकर बिमला ने अंडों से दोनों बच्चों को उठा लिया और आदित्य से बोली, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बिमला, ये दोनों बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। और ले, देखो तो सही कितने प्यारे हैं। और हाँ, आज से ये हमारे ही पुत्र हैं। इनके जन्म से पहले ही इनकी भविष्यवाणी कर दी गई है, इसीलिए मैं इनका नामकरण अभी से करती हूँ। इनमें से एक राजकुमार होगा, मैं उसका नाम अशोक रखती हूँ, और दूसरा गरीब होगा लेकिन मन का धनी होगा, मैं उसका नाम बलराम रखती हूँ। बिमला की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। समय इसी तरह बीतता रहा और बिमला अपने दोनों पुत्रों के मुंह में इस कदर डूब गई कि वो ये भूल ही गई थी कि उसके दोनों पुत्र उसकी कोख से नहीं बल्कि अंडों से जन्मे हैं। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। अशोक और बलराम 20 वर्ष के हो चुके थे। वो दोनों भाई अब आदित्य के साथ खेतों में उसका हाथ बटाते थे। एक दिन वो दोनों अपने पिता के साथ खेत में बैठे हुए थे कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आकर आदित्य से बोला, अरे आदित्य, हाँ आदित्य, अरे तुमने कुछ सुना क्या भाई? अरे रुको, क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
अरे सारे केशव नगर में भय का माहौल छाया हुआ है भाई। अरे जब से तांत्रिक ने महाराज विक्रम की पुत्री का अपहरण करने की धमकी दी है ना, अरे क्या बताऊं, अरे पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। अरे रे 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 रे, ये राजा विक्रम भी ना, इसको तांत्रिका जादूगरनी से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए था। उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि वो काली विद्या की रानी है। अरे चुप 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 चुप, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए आदित्य। अरे तुम जानते हो ये तंत्रिका ने कितने मासूम और निर्दोष लोगों का खून पिया है। हाँ बात तो सही है, लेकिन ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तंत्रिका का मुकाबला बड़े से बड़ा साधु भी नहीं कर सका। तभी बलराम क्रोधित होते हुए अपने पिता आदित्य से बोला, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस तांत्रिक का सर्वनाश कर दूंगा। जब भी मैं किसी पर अत्याचार होते हुए देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, और फिर तांत्रिक तो एक बहुत बड़ा अत्याचारी है। अरे देखो भाई, सीधी सी बात, तंत्रिका का अंत तो मैं भी कर सकता, परंतु अगर महाराज स्वयं चलकर मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगे, अरे भाई तभी तो मैं उनकी सहायता करूंगा ना। क्यों भाई, क्या मुझे सपना आएगा क्या? बलराम और अशोक की बातें सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम दोनों की कौशल पर कोई शक नहीं। व्यक्ति की बात सुनकर दोनों भाई मुस्कुराने लगे। उधर राजा विक्रम चिंतित अवस्था में दरबार में अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ बैठे हुए थे कि तभी उसके बगल में खड़ा हुआ उसका मंत्री चरण सिंह उससे बोला, महाराज इस तरह चिंतित होने से कुछ नहीं होगा, ये सब छोड़िए और जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचिए जिससे तांत्रिका को गिरफ्तार किया जा सके। मंत्री जी, तुम्हारे कहने पर ही हमने तंत्रिका को इस राज्य से बाहर खदेड़ दिया। हमने सोचा था कि वो डर जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरे उसने तो हमारी आंख के सामने हमारी पुत्री का अपहरण करने की धमकी दे दी है। महाराज लगता है हमने तांत्रिका को राज्य से बाहर निकालने में जल्दबाजी कर दी। हमें सबसे पहले उसके मंसूबों के बारे में जानना चाहिए था कि आखिर वो ऐसी कौन सी काली विद्या की प्रक्रिया कर रही थी जिसके लिए उसने इतने निर्दोष और मासूमों की बलि दी। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कहते हो मंत्री जी। पिताजी, अब तो सभी साधुओं ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कोई भी साधु तांत्रिका से मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या वास्तव में तांत्रिका मेरा अपहरण करके ले जाएगी? राजकुमारी चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक स्त्री की भारी आवाज टकराई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चंद्रलेखा, मैं तुम्हारे महल से तुम्हारे ही पिता के सामने तुम्हारा अपहरण करके ले जाऊंगी और वो कुछ नहीं कर सकेगा। तभी महल के दरबार में काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वो बूढ़ी औरत भयानक मुस्कान से राजा विक्रम से बोली, मूर्ख राजा, तुझे क्या लगता था कि तू मुझे राज्य से निकाल देगा और मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी? मुझे केवल एक बलि की आवश्यकता थी जो तूने मुझे नहीं लेने दी। अब वो बलि मैं तेरे बेटी से लूंगी और उसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इतना बोलकर तांत्रिका काले धुएं में परिवर्तित हो गई और पूरे महल में काला धुआं फैल गया। अगले ही पल वो धुआं वहां से हट गया, लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा वहां से गायब थी। ये देखकर राजा चिल्लाते हुए बोला, मंत्री चरण सिंह, ये क्या हो गया? अरे देखा नहीं तुमने? तंत्रिका ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अरे वो हमारी आंखों के सामने से हमारी बेटी का अपहरण करके ले गई। जाओ जाओ, जाकर सारे राज्य में जितने भी साधु हैं उन्हें यहाँ लेकर आओ। महाराज सभी साधुओं ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, केवल एक साधु के अलावा, परंतु उनके पास आपको चलकर जाना पड़ेगा। वो राजमहल में नहीं आते। हम अपने पुत्र की जान बचाने के लिए कहीं भी चलने को तैयार हैं। मंत्री जी बताओ, वो साधु हमें कहाँ मिलेंगे? कुछ ही देर में राजा विक्रम मंत्री चरण सिंह के साथ जंगल में घने वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, जहाँ एक साधु उस वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अचानक साधु ने आंखें खोलकर राजा विक्रम की ओर देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो राजा। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो फिर मेरी सहायता कीजिए साधु महाराज। महाराज इस समय मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तांत्रिका आपकी पुत्री को लेकर कहाँ गई है, परंतु मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री को बचाकर नहीं ला सकता। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारी पुत्री को कोई बचा सकता है तो केवल इस संसार में विचित्र 2 युवक ही बचा सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? उन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया तो फिर कैसे जन्म लिया है? ये जाने का भी तुम्हारे लिए समय नहीं है महाराज। जाओ जाकर ये ऐलान कर दो कि अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पुत्री को तांत्रिका के चंगुल से छुड़ाकर लेकर आएगा तो तुम उस वीर से अपनी पुत्री का विवाह कर दोगे। मैं जानता हूँ कि संसार में
केवल वो दो युवक हैं जो तांत्रिका से नहीं डरते। वे दोनों तुम्हारी पुत्री को उसके जंगल से छुड़ाकर जरूर लेकर आएंगे। उसके बाद तुम उन दोनों में से किसी एक से अपनी पुत्री का विवाह कर देना। अब ज्यादा सवाल मत पूछना महाराज, क्योंकि समय बहुत कम है। साधु का आदेश सुनते ही राजा विक्रम अपने मंत्री चरण सिंह के साथ अपने महल पहुंच गया और उसने सारे राज्य में वही ऐलान करवा दिया जो साधु महाराज ने कहा था। ऐलान सुनकर अशोक अपना घोड़ा लेकर कहीं जाने की तैयारी करने लगा कि तभी उसका भाई बलराम आकर उससे बोला, अशोक, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे क्या तुमने सुना नहीं? महाराज विक्रम ने ऐलान किया कि जो कोई भी उनकी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से आजाद कर देगा वो उसका विवाह उस व्यक्ति से कर देंगे। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा को तंत्रिका के चंगुल से आजाद कराकर उससे विवाह करूंगा। तभी वहां पर आदित्य और बिमला आ पहुंचे। लेकिन बेटा, ये तंत्रिका तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब चाहे जितनी भी खतरनाक हो, मुझे उससे डर नहीं लगता। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखो भाई, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो राजकुमारी चंद्रलेखा को बचाने में हम दोनों दावेदार हो जाएंगे। फिर तो राजकुमारी चंद्रलेखा को हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। नहीं भाई, मुझे चंद्रलेखा से विवाह नहीं करना। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और मुझे तांत्रिका को मारकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने बहुत से गरीब और निर्दोष लोगों की बेवजह जाने ली है। कुछ ही देर में दोनों भाई वहां से चले गए। उन दोनों को जाते हुए थे बिमला आदित्य से बोली, कैसे पिता है आप? आपने दोनों बेटे को रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं कि तांत्रिका कितनी खतरनाक है। अगर मेरे दोनों बेटे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? शायद तुम भूल गई हो बिमला कि हमें ये दोनों पुत्र कैसे प्राप्त हुए थे। अब हमारे दोनों पुत्र अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा ये तो भाग्य ही बता सकता है। अशोक, हम दोनों यहाँ पर आ तो गए हैं, पर हमें ये नहीं पता कि तांत्रिका हमें कहाँ मिलेगी। हाँ, तुमने सही कहा। और कोई भी साधु डर की वजह से हमें बताने को तैयार भी नहीं है। तभी वहां पर एक चील उड़ती हुई आ गई और उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ कि वो तांत्रिका तुम्हें कहाँ मिलेगी। चील के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर वो दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। तुम तो चील हो। चील भला मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती है? मैं कोई साधारण चील नहीं, बल्कि एक विचित्र चील हूँ। कैसी विचित्र चील है? हम दोनों कुछ समझे नहीं। समझने और समझाने का समय अभी नहीं है। मैं केवल तुम दोनों को यह बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों साधारण नहीं हो। अगर इस संसार में तांत्रिका का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो केवल तुम दोनों हो। तो वे तांत्रिका को तुम दोनों एक साथ मिलकर ही मार सकते हो। और वो कैसे? जब तुम तांत्रिका के काले महल के अंदर पहुंचोगे तो तुम्हें तांत्रिका की कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम दोनों में से एक उसकी चोटी पकड़ लेना और दूसरा उसकी चोटी में आग लगा देना। जैसे ही उसकी चोटी में आग लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी जान उसकी चोटी में है। उसके बाद राजकुमारी चंद्रलेखा को लेकर तुरंत महल चले जाना। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को तांत्रिका के महल में पाओगे। उन दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक विचित्र महल के अंदर पाया। सामने एक भयानक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो उन्हें घूर रही थी और ठीक उसके बगल में डरी सहमी राजकुमारी चंद्रलेखा खड़ी हुई थी। वो बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं बल्कि तांत्रिका थी। वो गुस्से से उनकी ओर देखकर बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? जहाँ तक मैं जानती हूँ किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे महल के अंदर घुस सके। तांत्रिका की बात का उन दोनों भाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया और अशोक तुरंत जाकर तांत्रिका का चोटी पकड़ ली। ऐसे करते ही तांत्रिका खुद को लाचार महसूस करने लगी। वो चीखती हुई बोली, ये नामुमकिन है। इस तरह की शक्ति पृथ्वी लोक के वासियों में नहीं होती। ऐसी शक्ति तो केवल पाताल लोक के वासियों में होती है। इसका मतलब मैंने बरसों पहले पाताल लोक की रानी को जीवित छोड़ने की गलती कर दी, जब मैंने उसे एक चील में परिवर्तित कर दिया था। तांत्रिका ने इतना कहा ही था कि तभी बलराम ने उसकी चोटी में आग लगा दी। कुछ ही देर में तांत्रिका जलकर राख हो गई। उसके राख होते ही अशोक ने राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर देखकर कहा, डरने की कोई बात नहीं राजकुमारी, अब तुम सुरक्षित हो। राजकुमारी जल्दी चलिए, हमें आपको तुरंत महल में ले चलना है। चलिए। कुछ घंटों के बाद अशोक, बलराम और राजकुमारी चंद्रलेखा राजा विक्रम के महल में खड़े हुए थे।
राजा विक्रम अपनी पुत्री की ओर देखकर चौंक पड़ा। महाराज, मैं आपकी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से आजाद करा के ले आया हूँ और तंत्रिका को भी मैंने समाप्त कर दिया। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने आप से बोला, क्या? लेकिन साधु महाराज ने तो कहा था कि मेरी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से केवल वही छुड़ा सकता है जिसने अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया हो। इसका मतलब ये दोनों भाई वही हैं। इतना बोलकर राजा विक्रम अशोक और बलराम की ओर देखकर बोला, मैं तुम दोनों के माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता को सम्मान से अपने महल में बुलाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में आदित्य और बिमला महल के दरबार में खड़े हुए थे। राजा विक्रम आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे साधु महाराज ने बताया था कि मेरी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से केवल वही दो युवक छुड़ा सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया होगा। तुम्हारे दोनों पुत्र न केवल मेरी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से छुड़ाकर लाए, बल्कि उन्होंने तंत्रिका को भी समाप्त कर दिया। वाह जिसे बड़े से बड़े साधु भी समाप्त नहीं कर पाए। चलो अब बताओ आखिरकार इसका रहस्य क्या? राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी वही चिल उड़ती हुई महल में पहुंच गई और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर स्त्री राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, राजा विक्रम, उस साधु महाराज ने सच कहा था। दरअसल ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तुम्हारे पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं। बरसों पहले तांत्रिका ने पाताल लोक पर शासन करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि राक्षसों को पेट चढ़ानी शुरू कर दी थी। जब मुझे इस बात का पता चला तब मैंने तांत्रिका को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने उसे कमजोर समझ लिया। तांत्रिका ने मुझे चील के रूप में अपने जादू की शक्ति से परिवर्तित कर दिया, मगर वो नहीं जानती थी कि मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने चील के रूप में तो अंडे दिए, पर ये दोनों पुत्र उन्हीं अंडों से जन्मे हैं। अपनी काले जादू की शक्ति के बल पर तांत्रिका इतनी ताकतवर हो गई थी कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य उसे समाप्त नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ने अपनी साहस और ताकत से उसे समाप्त कर दिया। तभी वहां पर वही साधु जो वृक्ष के नीचे बैठा था रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट होकर राजा विक्रम से बोला, महाराज, ये स्त्री सही कह रही है। जब ये चील के रूप में थी तब ये मदद के लिए मेरे पास आई थी और मैंने इसे इंसानी आवाज में बोलने की शक्ति दी। साथ ही मैंने इसे बताया था कि इसके अंडों से इसके दो पुत्र जन्म लेंगे और वही दो पुत्र तांत्रिका को समाप्त कर सकते हैं। उसे अपने पुत्रों को किसी ऐसे मनुष्य को सौंपना होगा जिनके दिल में दया की भावना हो। पाताल लोक की रानी ने यही किया। इतना बोलकर वो साधु वहां से गायब हो गया। पाताल लोक की रानी अपने दोनों बेटों की ओर देखकर बोली, समय आ गया है बेटा पाताल लोक लौटने का। तुम दोनों पाताल लोक के राजकुमार हो, इसीलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। नहीं, मेरे माता पिता इसी पृथ्वी लोक के हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपने भले ही मुझे जन्म दिया है माँ, लेकिन मेरी परवरिश पृथ्वी लोक में रहने वाले इंसानों ने की है, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। पाताल लोक की रानी मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही राजा विक्रम मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। बताओ, तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है? मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ महाराज। और महाराज, मैं अपने माता पिता के साथ रहकर मेहनत करके अपना जीवन जीना चाहता हूँ। बलराम की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराने लगा। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम ने अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह अशोक के साथ कर दिया, पर बलराम अपने माता पिता की जान से सेवा में जुट गया।